हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल। मैं राहुल गौतम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो समस्याएं तो सभी के साथ हैं। क्या समस्याएं हैं? समस्या सबसे बड़ी ये है कि सर हमारे पास जितना समय है उससे ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं, तो कैसे करें हम इन सारी चीज़ों को। उसी प्रकार जैसे आपके पास समस्या है कि सर 24 घंटे हैं मेरे पास और इस 24 घंटे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ बातें करना चाहता हूँ, मोबाइल पे कुछ वीडियोस देखना चाहता हूँ, आपके लेक्चर्स मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय की सर कमी है, 24 घंटे ही मेरे पास हैं। तो जो समस्या आपके पास है यही समस्या एक परिवार के साथ भी है कि परिवार के पास जितने संसाधन हैं उससे ज़्यादा उनकी आवश्यकताएं हैं। इसी प्रकार ये जो समस्या है वो एक शहर के साथ है, एक गांव के साथ है, एक राज्य के पास है, एक सरकार के पास है, एक देश के पास है। तो जो समस्याएं एक देश के साथ हैं उनको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि सर आवश्यकताएं जो हैं वो देश की बहुत ज़्यादा हैं, उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन है सर वो अपर्याप्त हैं, वो सीमित हैं। तो देखते हैं आज कि कैसे अर्थव्यवस्था की समस्याएं केंद्रीय समस्याएं बनती हैं और फिर उनके उपाय जो है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो जैसे कि मेरा टॉपिक है, पहले लिखा हुआ है केंद्रीय समस्याओं का आशय। पहले तो केंद्रीय समस्याएं होती क्या हैं उनको समझते हैं हम। विकास के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था के कार्य की संज्ञा दी जा सकती है। इन्हें ही हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार ये समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो अब समस्याओं की शुरुआत कहां से होती है आप ध्यान से समझिएगा। आपको वस्तुएं एवं सेवाएं चाहिए। क्यों चाहिए सर वस्तुएं एवं सेवाएं? सर वस्तुएं एवं सेवाएं जो होती हैं वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आवश्यकताएं क्यों होती हैं? वस्तुएं एवं सेवाएं जो होती हैं वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ठीक है। अब वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? हमें संसाधन चाहिए। और जो संसाधन हमें चाहिए वो संसाधन जो हैं वो सीमित हैं। जैसे कि हम देखते हैं संसाधनों को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है पूंजी, तीसरा होता है श्रम और चौथा होता है हमारे पास उद्यमी, वह व्यक्ति जो ये सब काम करता है। तो ये जो संसाधन है ये हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जो वस्तुएं एवं सेवाएं मतलब इसको हम बोल सकते हैं जो हमारी आवश्यकताएं हैं सर वो असीमित हैं। वो हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित हैं। इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है हमें सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए। ठीक है। तो समस्याओं की शुरुआत यहां से होती है। अब समस्या पहली क्या हुई? जैसे आपके पास 24 घंटे हैं। अब आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि इस 24 घंटे में मैं क्या करूं, कौन कौन से काम है जो मुझे करने चाहिए। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। क्या समस्या है? कि किन वस्तुओं को बनाया जाए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सभी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्माण कर लीजिए। वो संभव नहीं है क्योंकि संसाधन सीमित है। इसलिए हमें यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि किन वस्तुओं को बनाना चाहिए और कितनी मात्रा में बनाना चाहिए। तो पहली समस्या है अर्थात क्या व कितना उत्पादन किया जाए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास दूसरी समस्या आएगी उनका उत्पादन किस प्रकार किया जाए। पहली समस्या तो हो गई क्या बनाया जाए, उसका समाधान भी ढूंढ लिया। अब समस्या ये है कि कैसे बनाया जाए, किस प्रकार बनाया जाए। तो हमारे पास 2 तरह की टेक्निक होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब बोलती है कि श्रम का इस्तेमाल करके बनाया जाए, या यहाँ पे हमें बोलती है कैपिटल इंटेंसिव मतलब पूंजी, मतलब कि मशीनों का प्रयोग करते हुए हमें माल बनाना चाहिए। मशीनों का प्रयोग तो देखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए हमें। ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी समस्या है वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाए, दूसरे शब्दों में उत्पादों का वितरण कैसे किया जाए। इन समस्याओं को विस्तृत विवरण
करने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये तीसरी समस्या समझिए, क्या बोल रहे हैं, टू होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। मतलब क्योंकि हमारी जनसंख्या जब हम देखेंगे उसमें महिलाएं भी होती हैं, तो पहला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए बनाया जाए, पुरुषों के लिए बनाया जाए, फिर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन नहीं होगा, दूसरा क्लासिफिकेशन को उम्र के हिसाब से हम देख सकते हैं कि बुजुर्गों के लिए बनाया जाए, ठीक है, कि हम जो 15 से 60 साल के मध्य हैं उनके लिए बनाया जाए, या मतलब वयस्कों को लिए बनाया जाए, या बच्चों के लिए बनाया जाए। इस प्रकार की समस्याएं जो है वो तीसरी कैटेगरी में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 समस्याएं हैं, 3 समस्याओं के बारे में हमने हाईलाइट देखा है, अभी जिनको हम जरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहली समस्या आ रही है हमारे पास, क्या उत्पादन किया जाए। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, और किन वस्तुओं का, मतलब आपने क्या उत्पन्न किया तो वस्तुएं समझ ली, फिर कितना किया जाए, मतलब क्या बनाना है और कितना बनाना है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बनाना है और कितना बनाना है। सर बार बार आपको बता रहा हूँ, सब कुछ नहीं बना सकते, जितना चाहिए उतना नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। अब बहुत ध्यान समझिए समस्या कितनी बड़ी है। आपके पास संसाधन है, अब संसाधनों से या तो बटर बन सकती है या गन बन सकती है। ये दोनों ही वस्तुओं की उदाहरण लेते हैं हम, क्योंकि हमें देश की सुरक्षा करना ही उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए खाना खिलाना। तो अब आप या तो खाना खिला लीजिए या देश की सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें रेशो डिसाइड करना पड़ेगा कि देश की सुरक्षा के लिए कितनी गन्स बनानी है और देश में खाना खाने के लिए कितना बटर हमें बनाना चाहिए। तो दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। ठीक है, तो यह तो सर्वविदित है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं, जबकि साधनों की उपलब्धि सीमित होती है। इच्छाओं की असीमितता और साधनों की सीमितता के कारण एक अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम यह निर्णय लेना है उपलब्ध साधनों को किन वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन किया जाए। इस आवंटन कार्य में अर्थव्यवस्था का कार्य उपभोक्ताओं की आवश्यकता की प्राथमिकता को ध्यान में रखना है, क्योंकि सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। अतः अर्थव्यवस्था में पहली समस्या यह निर्णय करना कि किन मनुष्य की वस्तुओं का उत्पादन करना है और किन वस्तुओं के उत्पादन को छोड़ना है। घन बनानी बटर बनानी, घन को छोड़ना कि बटर को छोड़ना है, डिसाइड करना पड़ेगा, पहला आपका डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर अब लेकिन क्या बोल रहे हैं हम कि प्राथमिकता के आधार पे, स्वाभाविक सी रूप है कि किसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर तय करेंगे किन वस्तुओं का निर्माण करना है और कितना करना है, ये भी प्राथमिकता के आधार पर तय होगा। प्राथमिकता के आधार पर जब अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षेत्र का निर्णय कर लेती है तो एक पूरक समस्या उत्पन्न होती है। इन उत्पादन क्षेत्रों में कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए, इस समस्या का समाधान करते समय हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इन तथ्यों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या तथ्य है हमारे पास कि साधनों की उपलब्धता कितनी है, मांग का आधार क्या है, उत्पादन की तकनीक कौन सी है, और सामाजिक प्राथमिकता को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब आपने पहले प्रश्न का जवाब इस तरह से ढूंढ लिया कि हमारे पास प्राथमिकता के आधार पर तय करेंगे गन बनाना कि बटर बनाना है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कितनी मात्रा में बनाना है, तो मात्रा का जो निर्णय होगा वो इन उत्पादन के निर्णय के घटक के हिसाब से कर लेंगे, जैसे कि साधन कितने उपलब्ध हैं, मांग का आधार क्या है, मतलब कि अति आवश्यक, अति आवश्यक पहली कैटेगरी हो जाएगी, फिर हो जाएगी आवश्यक। ठीक है, इस प्रकार हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे। उत्पादन तकनीक, अब उत्पादन तकनीक में हमारे पास 2 हैं, LIT मतलब लेबर इंटेंसिव, प्रोडक्शन कम होगा, दूसरी होती है CIT मतलब मशीन का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और सामाजिक प्राथमिकता क्या है, किसको हमें पहले बना के देना है, इस आधार पे दूसरे प्रश्न का हम जवाब ढूंढ लेंगे। ठीक है, इसके बाद आते ही हमारे पास किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए, इस केंद्रीय समस्या को अवसर लागत एवं उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझा जा सकता है। अवसर लागत उत्पादन संभावना को हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं, जहां पे मैं आपको एक वीडियो में उत्पादन संभावना वक्र बताऊंगा और एक वीडियो में अवसर लागत बताऊंगा। लेकिन पहले यहां पे हम एक शॉर्ट में समझ लेते हैं, पहले अवसर लागत क्या होती है, फिर हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की। तो अवसर लागत से हमारा आशय उस लागत से होता है, जैसे कि आप कोई एक काम कर रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे होते, तो उसके अलावा दूसरा कौन सा काम है जो आप कर रहे होते। उदाहरण के लिए लेते हैं, आपके पास ना 2 ऑफर आए,
आपके पास ना आपकी जॉब लग जाती है और आपको ना दो ऑफर आते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी से आपके पास ऑफर आते हैं। कंपनी ए जो है वो आपको 1 लाख रुपीस पर मंथ जो है वो ऑफर करती है और कंपनी बी जो है वो आपको 90,000 रुपीस पर मंथ जो है वो ऑफर करती है। अब स्वाभाविक रूप से आप कंपनी ए का ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो कंपनी ए का ऑफर एक्सेप्ट करने की आपकी जो अवसर लागत मानी जाएगी वो मानी जाएगी 90,000 रुपीस, क्योंकि आप अगर कंपनी ए का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते तो कंपनी बी का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे होते। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत वह लागत होती है जो कि मैं दूसरा काम जो छोड़ दिया, जो मैं कर रहा होता, इससे बेहतरीन दूसरा काम जो मैं कर रहा होता, वो मेरे लिए क्या होती है, अवसर लागत होती है। जो जैसे कि मैंने गन और बटन का एग्जांपल लिया, यदि मैं गन बना रहा हूं और बटन नहीं बना रहा तो गन बनाने की अवसर लागत बटर हो जाएगी, और यदि मैं बटर बनाना हूं तो गन बनाने की जो लागत है वो मेरे लिए बटर बनाने की अवसर लागत हो जाएगी। ठीक है, ये तो अवसर लागत के बारे में बात हो गया। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन। दूसरी बात होती है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए हमें एक फिर से उदाहरण लेना होगा। मान लेते हैं कि मैं गन और बटर, तो एक गन मैं बनाता हूं यहां पे एक गन, उसके साथ बना सकता हूं मैं 15 बटर। जैसे ही मैं गन की क्वांटिटी बढ़ाता हूं तो बटर की क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, 12 बनाऊंगा मैं। जैसे ही मैं 3 करूंगा तो यहां पे मैं 8 बटर बना सकता हूं। जैसे ही मैं 4 करूंगा तो यहां पे मैं 3 बना सकता हूं। जैसे ही मैं यहां पे 5 करूंगा यहां पे मैं 0 बटर बना सकता हूं। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं कि मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूं अपनी इकोनॉमी में, क्योंकि रिसोर्सेस का लेवल वो है। ठीक है, तो अब मैं उत्पादन संभावना वक्र बनाता हूं, एक को मैं एक्स एक्सिस पर डाल देता हूं, एक को वाई एक्सिस पर डाल देता हूं। ठीक है, तो गन को मैं इधर डाल लेता हूं और इधर में डाल देता हूं बटर को। ठीक है, तो बटर में मुझे 0 से 15 जाना है, तो मैं यहां पे 0 लेता हूं, 3, 6, 9, 12 और 15। इधर मुझे 1 to 5 जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मेरे पास गन मतलब मैंने इधर लिया है 1 और 15, तो 1 और 15 कॉम्बिनेशन ये आएगा मेरे पास। फिर 2 और 12 का, तो इधर 2 हो गया, इधर 12 हो गया। फिर 3 और 8, ये 3 हो गया और इधर ये 8 हो गया मेरा। ये 4 के साथ 3 इधर आ जाएगा भाई, 4 के साथ 3 और 5 के साथ ये 0। तो जब मेरा ये कर्व बनेगा इसको मैं बोलूंगा उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, ये प्रोडक्शन लाइन है जो मैं इकोनॉमी में विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो बात समझ में आई? तो मैं अब डिसीजन ले सकता हूं कि गन कितनी बनानी है, बटर। अब मैं इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता हूं, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन जो है वो मैं बना सकता हूं। तो मैं चाहिए तो 3 और 8 वाला कॉम्बिनेशन, 2 12 वाला, 1 15, 4 3 या 5 0, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो है मैं वो यूज कर सकता हूं। तो उत्पादन संभावना वक्र मुझे बताता है कि मैं इकोनॉमी में विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेस कितना प्रोडक्शन कर सकता हूं। उसकी सहायता से हम ये दूसरे प्रश्न का भी जवाब ढूंढ लेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम दूसरी समस्या पे। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए। मैंने आपको बताया था उत्पादन कैसे किया जाए, हमारे पास 2 तरह की टेक्निक होती हैं। कौन कौन सी हैं? हमारे पास है LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो क्या और कितना उत्पादन किया जाए यह निर्धारण हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था की अगली समस्या है उत्पादन कैसे हो। इस समस्या में तकनीक का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्पादन पूंजी प्रधान तकनीक से हो अथवा श्रम प्रधान तकनीक से। श्रम प्रधान मतलब लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंसेंटिव। अब एक बात समझ लीजिएगा, जब हम श्रम प्रधान की बात करते हैं तो श्रम का इस्तेमाल करेंगे तो बेरोजगारी कम कर सकते हैं हम, क्योंकि रोजगार की अवसर जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करेंगे तो लेबर का इस्तेमाल कम होगा, तो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, है ना। तो ये भी हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज कर लिया, तो कैपिटल इंटेंसिव का भी नुकसान होता है कि आप ना रोजगार के अवसर कम करते हो। तो लेबर इंटेंसिव यूज कर लिया आपने, अब लेबर इंटेंसिव बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो प्रोडक्शन टारगेट मीट आउट नहीं कर पा रहे आप जितना चाहिए, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में प्रोडक्शन कम होने वाला है, कैपिटल इंसेंटिव में प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा।
ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इस समस्या का समाधान साधनों की उपलब्धि और उनकी उत्पादक पर निर्भर करता है। इस प्रकार वस्तुओं की उत्पादन अनेक स्थापना तकनीकों में से उस तकनीक का चुनाव किया जाएगा जो उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकेगा, जिसमें हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं और संसाधन हमारे सही प्रकार से उपयोग हों। प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधन सीमित पाए जाने के कारण उत्पादन की कुशलता वांछनीय आवश्यक हो जाती है ना, क्योंकि संसाधन सीमित है। अब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, अकुशल उत्पादन की दशा में उत्पत्ति की मात्रा कम और उत्पादन लागत अधिक होती है। अतः साधनों का एक ऐसा संयोग अथवा उत्पादन की वह तकनीक अर्थव्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी जिसमें उत्पादन की मात्रा अधिकतम हो और उत्पादन लागत न्यूनतम हो। इस उद्देश्य की सफलता उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की पूर्ति तथा उनकी कीमत पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि सर जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और इनका कॉम्बिनेशन जो हमें बेस्ट सूट करेगा वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जब उपलब्ध साधनों का कुशलतम उपयोग होता है तब सबसे अधिक उत्पादन की संभावना रहती है। यदि उपलब्ध साधनों का कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा है, वे आंशिक रूप से निष्क्रिय हैं, तो यह प्रयास करना आवश्यक हो जाएगा कि उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। इसके लिए उत्पत्ति के साधनों, श्रम, पूंजी, भूमि के आवंटन में संशोधन करना आवश्यक हो जाएगा। संसाधनों का अधिकतम उपयोग बहुत जरूरी है। तीसरी समस्या जो हमारे पास है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए या उत्पादन का वितरण क्या, कितना और कैसे उत्पादन किया जाए, इस बात का निर्धारण करने के बाद प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने यह मुख्य समस्या उत्पन्न होती है कि कुल उत्पादन का वितरण समाज के विभिन्न घटकों व समुदायों में किस प्रकार किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को वितरण इस प्रकार करना चाहिए ताकि वह समाज में न्याय स्थापित कर सके। तो यहाँ पे हमें ड्राइविंग फोर्स क्या मिल गया कि समाज में न्याय स्थापित हो सके, ऐसी प्रणाली का हमें उपयोग करना है इस समस्या के समाधान के लिए। समस्या क्या है कि वितरण कैसे किया जाए, या दूसरी तरीके में इसको दूसरे शब्दों में बोलना चाहूँ तो समस्या ये है कि मुझे किसके लिए उत्पादन करना है, समाज के किस वर्ग के लिए मुझे उत्पादन करना है। ड्राइविंग फोर्स मिला कि सर ऐसे इस तरह से कुछ प्रणाली स्थापित की जहां पे आप न्याय स्थापित कर सके समाज के मध्य। सुनिश्चित करना होगा कि कुल राष्ट्रीय संपत्ति का श्रमिकों, उत्पादकों, परिवारों, सरकार आदि घटकों में बंटवारा किस प्रकार किया जाए। इस प्रकार अर्थव्यवस्था समाज के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय उत्पादन में न्यायोचित हिस्सा दिलवाने का आधार प्रदान करती हो। कुछ इस प्रकार कीजिए, कुछ इस प्रकार आप प्रोडक्शन कीजिए जिससे सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिल सके या न्यायोचित व्यवहार उनके साथ किया जाए। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वितरण की नीति समाज में कल्याण के स्तर को निर्धारित करती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण कैसे होना चाहिए। तो सबको मिलना चाहिए, है ना। ये तो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है कि हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन सभी के लिए करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ महिलाओं के लिए करें या पुरुषों के लिए करें या बच्चों के लिए करें या बुजुर्गों के लिए करें या समाज के लिए करें या परिवारों के लिए करें, उत्पादकों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे उत्पादन होना चाहिए। ये हमारे पास ड्राइविंग फोर्स होने वाला है। तो इसके लिए निम्नलिखित आधार गिनाए जाते हैं, देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय उत्पादन में से समाज के सभी वर्गों का समान अंश प्राप्त हो, अर्थात वितरण समानता के आधार पर किया जाना चाहिए। पहला फोर्स हमें मिल गया। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाए और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे काम दिया जाए, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने सुझाव दिया था। निसंदेह राष्ट्रीय आय उत्पादन के वितरण का यह सिद्धांत आदर्श कहा जाएगा, किंतु इस सिद्धांत की अनेक कठिनाइयों के कारण इसे लागू करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। तो पहला तो ठीक है, क्या बोलता है, समानता के आधार पर वितरण कर दो। दूसरा वाला बोलता है कि जिससे जितना लिया जा रहा है योग्यता के आधार पर उससे काम लिया जाए और जितना वो काम कर रहा है उसके आधार पर उसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है जी। तीसरा आधार और देख लेते हैं। एक आधार यह भी हो सकता है कि कुल उत्पादन में से प्रत्येक वर्ग को ठीक उतना ही अंश मिलना चाहिए जितना उसने राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान दिया है। मतलब जितना आपने किया है, योगदान दिया है राष्ट्रीय आय में, उतना आपको, उतने आपके लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण होना चाहिए, मिलना चाहिए।
इसमें कोई निसंदेह नहीं कि राष्ट्रीय आय उत्पादन के वितरण का यह एक न्यायपूर्ण आधार है। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय उत्पादन में से अपने योगदान के अंश के बराबर आय प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन यह संभव है कि नहीं है, यह हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिए, जो बार बार मेरे बीच में आ रही थी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कि जो हमने समस्याएं देखी हैं, केंद्रीय समस्याएं, तो इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान इस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार हम एक आधार बनाते हुए चल रहे हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन समस्याओं का समाधान भिन्न प्रकार करेगी, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था इन्हीं समस्याओं का समाधान भिन्न प्रकार से करेगी, क्योंकि उनके अर्थव्यवस्थाओं के भी तो अपने आधार हैं, अपने उद्देश्य हैं। तो उसके हिसाब से, उसके अनुसार वो उन समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। उस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, वहां पे हम समझेंगे कि समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक में बता ही रहा था, यहाँ पे आ गया है कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था इन समस्याओं को किस प्रकार करेंगे। सॉरी, प्राय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण के लिए इसी आधार को अपनाया जाता है, परंतु यह सिद्धांत ऊपर से न्यायपूर्ण दिखाई देने पर भी व्यवहार में असमानता को जन्म देता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय के वितरण में बहुत अधिक असमानता पाई जाएगी। तो पूंजीवादी तो सिंपल है, टिट फॉर टैट करेगा, जितना आप मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन समाजवादी ऐसा नहीं है। तो देखने में न्यायपूर्ण लग रहा है, इसलिए फिर असमानता बढ़ेगी। कुछ लोग बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, उनकी कैपेसिटी अच्छी होती है, तो उनकी आय भी अधिक होगी। कुछ लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो उनकी आय निम्न स्तर की होती है, वो गरीब हो जाते हैं। तो आय की असमानता में वृद्धि हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है, और ये चीज़ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इस समस्या का समाधान कुछ अलग प्रकार से करती है। वास्तव में राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या आज भी अर्थशास्त्रियों के सामने एक गंभीर विवाद का विषय बना हुआ है। समस्या यह है कि न्याय तथा औचित्य की दृष्टि से राष्ट्रीय आय के वितरण का एक समान आधार श्रेष्ठ होते हुए भी कार्य के लिए प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मानते हैं हमारे पास ना दो व्यक्ति हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ठीक है, एक्स को 1000 रुपये पर डे मिलता है और वाई को भी 1000 रुपये पर डे मिलता है। एक्स जो है वो 10 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, और वाई जो है वो 2 यूनिट बनाते हैं पर डे में। अब बताइए, अब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में ठीक है, लेकिन होगा क्या कि वाई को, एक्स को लगेगा कि भाई वाई को भी 1000 रुपये मिलते हैं, 2 यूनिट बनाता है, तो वो भी क्या करेगा, 2 यूनिट बनाएगा। अगर आपने समानता में किया तो ये समस्या हो जाएगी। और जबकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वो क्या करेगी, 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो वो बोलेगी 100 रुपये यूनिट। वो बोलेगी भैया एक्स और वाई हम आपको क्या करेंगे, हर एक यूनिट के लिए 100 रुपये देंगे। तो अब यहाँ पे अगर एक्स 10 यूनिट बनाता है तो 1000 रुपये मिलेंगे, और वाई जो है अगर 2 यूनिट बनाता है तो 200 रुपये मिलेंगे। अब वाई क्या होगा, काम करने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि उसको कम पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट कर दिया। तो ये वाला काम जो है वो पूंजी अर्थव्यवस्था में होगा, और ये वाला काम जो है समाजवादी। तो इन दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें यहां देखने को मिलते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वितरण के न्याय तथा औचित्य पहलुओं को उत्पादन के प्रेरणा के पहलू से जोड़ा जाए, ताकि आय के वितरण में न्यायशीलता लाने के साथ साथ उसके उत्पादन में प्रेरणा के प्रति कोई कमी नहीं आने पाए। इस प्रकार का एक संतुलित निर्णय प्रत्येक अर्थव्यवस्था को लेना आवश्यक है। तो आपको कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों कार्य करने के लिए प्रेरित हों, और दोनों को आय जो है वो एक न्याय उचित आय मिलनी चाहिए, और आय में समानता होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रणाली का आपको विकास करना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, और इसके साथ साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा हमारे टॉप कोर्सेज के बारे में, जहां पे आपको मिलता है सीबीएसई एवं स्टेट बोर्ड्स के लिए हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में विषयवार वीडियोस, जो कि कक्षा 6वीं से लगा के कक्षा 12वीं तक उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है हमारे टॉप कोर्सेज की। ठीक है, तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।